8. शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उससे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डरर जो सोसाइटी के हर उस रूल को फॉलो करता था जो उसे एक नेक इंसान का दर्जा देती थी, पर उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चलता था। ये स्टोरी है डॉक्टर डेथ की। पुलिस ने डॉक्टर त्रिपाठी से अश्विन के बारे में पूछताछ की। डॉक्टर त्रिपाठी अंबा देवी हॉस्पिटल के चीफ सर्जन हैं, जहां डॉक्टर अश्विन ने कथित तौर पर 1996 से 1998 तक काम किया था। अश्विन के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, मुझे जितना याद है वो एक नेक इंसान थे। सब लोगों के साथ काफी पेशेंटली बिहेव करते थे। वो अपने प्रोफेशन से काफी लगाव रखते थे और उतने ही डेडिकेटेड भी थे। डॉक्टर त्रिपाठी की बातों को सुनने के बाद इंस्पेक्टर प्रिया और सब इंस्पेक्टर भोंसले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये उनका 19वां इंटरव्यू था, पर उन्हें एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने अश्विन के बारे में कोई नेगेटिव बात की हो। सभी लोगों ने अश्विन के बारे में काफी अच्छी बातें बोली। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला था कि डॉक्टर अश्विन ने 90 के दशक में कई हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। प्रिया के सुपीरियर्स का मानना था कि इन डिटेल्स से केस में कोई मदद नहीं मिलने वाली। इन सब चीजों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि अश्विन ने हॉस्पिटल्स में जो काम किया था वो कोई नॉर्मल डॉक्टर जैसे प्रैक्टिस करता है वैसा ही था, और वैसे भी उसने अपने घिनौने वारदातों को अंजाम देने के लिए चौधरी को काम पर रखा ही था। पर ना जाने क्यों प्रिया को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे मन ही मन लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रिया को शक था कि अश्विन शायद लोकल गैंग्स के साथ मिलकर जब जरूरत होती थी तब सर्जरी करते थे, या फिर वो उन हॉस्पिटल्स में इलीगल सर्जरीज को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब ये सब साबित करने के लिए उनके पास जरूरी सबूत नहीं थे। अश्विन ने जिन जिन हॉस्पिटल्स में काम किया था उन सभी हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्टर प्रिया ने अपनी टीम के साथ विजिट किया। वहां काम कर रहे हर एक डॉक्टर, नर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से उन्होंने बात की। चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। ना किसी ने अश्विन को क्रिटिसाइज किया और ना ही उनके बारे में एक भी नेगेटिव बात कही। इंस्पेक्टर प्रिया को लगा था कि अश्विन के पुरानी कलीग से बात करके उन्हें कुछ सुराग मिल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके हाथ निराशा ही लगी। अश्विन की गिरफ्तारी को अब 1 हफ्ता हो गया था, पर प्रिया इन गुनाहों के पीछे के मोटिव को ढूंढने में नाकाम रही थी। अश्विन ने चोरी की बात को कबूल कर लिया, पर जिन ट्रक ड्राइवर्स को अश्विन और चौधरी ने मारा था उनकी बॉडीज अभी भी नहीं मिली। और अगर यही हालत रही तो अश्विन ने जो कत्ल किए थे उन्हें कोर्ट में साबित कर पाना प्रिया के लिए काफी मुश्किल रहता। प्रिया के सुपीरियर्स भी उन्हें सोनाली पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि सोनाली को अश्विन की करतूतों के बारे में कुछ न कुछ पता जरूर है, पर प्रिया को नहीं लगता था कि सोनाली इन अपराधों के बारे में कुछ जानती होगी। उन्हें यकीन था कि सोनाली के इस केस में कोई लेना देना नहीं है। सोनाली के लिए ये सब काफी शर्मनाक था और उसे वो बखूबी पता था। सोनाली ने पहले दिन ही प्रिया को बता दिया था कि जब उन्हें पता चला उनके हस्बैंड ने उन्हें कितने अंधेरे में रखा था, वो खुद को काफी बेवकूफ समझ रही थी। इसी आशा में कि उसे अपने हस्बैंड के केस में कोई अपडेट मिलेगा, सोनाली रोज पुलिस हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगाती थी। गिरफ्तारी होने के बाद सोनाली अभी तक अश्विन से एक बार भी नहीं मिली थी। जब भी मिलने का मौका मिलता सोनाली मना कर देती। प्रिया के सुझाव पर सोनाली ने उस घर में रहना बंद कर दिया था। वैसे भी वो एक क्राइम सीन था। फिलहाल वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ रहती थी। अगर आप ऐसी कोई चीज सोच सकें जो हमारी मदद कर सकती है तो ये केस और आपकी परेशानी दोनों जल्दी खत्म हो जाएंगे।
काश हमें ये पता चल जाता कि बेसमेंट किस लिए बनाया गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारे बेसमेंट की बात कर रहे हैं? तो आप ये कह रही हैं कि बेसमेंट क्यों बनाया गया था ये पता है आपको? सोनाली ने हाँ में सर हिलाया। प्रिया और भोसले तुरंत सोनाली के पास जाकर बैठ गए। क्या आप हमें बता सकती हैं डॉक्टर अश्विन ने बेसमेंट क्यों बनवाया था? और हाँ, प्लीज किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाइए मत। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मेरे पास सारे डिटेल्स नहीं हैं। पर हाँ, अश्विन उस बेसमेंट को अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। प्रैक्टिस? आप थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? लगभग 10 साल पहले उन्होंने बेसमेंट में काम शुरू किया था। वो लाशों को लेकर आते थे और उन पर सर्जरी की प्रैक्टिस करते थे। क्या कभी आपने किसी डेड बॉडी को देखा है? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे परेशानी ना हो इसलिए अश्विन हमेशा रात को ही उन डेड बॉडीज पर काम करते थे। सोनाली ने एकदम से चुप्पी साध ली। सोनाली को एकदम से एहसास हुआ कि उसने अभी अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहा है। मैं कितनी बेवकूफ थी ना। वहाँ कोई डेड बॉडीज नहीं थी जिन पर वो सर्जरी की प्रैक्टिस करते थे, बल्कि उस बेसमेंट में वो उन इनोसेंट ड्राइवर्स की बॉडीज को कट करते थे। सोनाली को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसके नाक के नीचे कितना बड़ा अपराध हो रहा था तो वो रोने लगी। उसे हमेशा लगता था कि अश्विन डेड बॉडीज पर काम कर रहे हैं, पर असल में वो अपने शिकार को ठिकाने लगा रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। प्रिया की सुपीरियर्स ने उन्हें मिसेस शर्मा से और कोई सवाल ना करने को कहा, लेकिन अब प्रिया निश्चिंत थी। सोनाली ने जो जानकारी दी वो उसके लिए काफी थी। अगले दिन अश्विन और चौधरी को इंटरोगेशन के लिए साथ में बैठाया गया। भोसले और बाकी ऑफिसर्स ने मिलकर उन सभी लोगों की जानकारी जुटा ली थी जिनका नाम उस केस बुक में मेंशन था। अश्विन के अपराध का पूरा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया था। डॉक्टर डेथ नाम काफी सूट करता है तुम पर। तुम दोनों जितना कोऑपरेट करोगे हम उस हिसाब से जज से तुम्हारी सजा की बात करेंगे। तुम्हारे केस बुक्स में लिखे हुए सारे लोगों की जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है और उनसे बात भी हो गई है। हमें तुम्हारे इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैंडल के बारे में सब पता चल गया है। अश्विन ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। अगर कोई अश्विन के चेहरे को देखता तो यही कहता कि एक हत्यारा अभी भी कैसे मुस्कुरा सकता है। अश्विन ने अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए काफी टाइम लगाया और उस कन्फेशन के पीछे एकमात्र कारण थी सोनाली। प्रिया ने अश्विन को बता दिया था कि सोनाली को सब पता चल चुका है। वो बेसमेंट में क्या करता था, कैसे वो अपने शिकार को ठिकाने लगाता था, इन सब के बारे में सोनाली को पता चल गया था। पर अश्विन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सोनाली को और सवालों का सामना करना पड़े। पहले ही उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। अपने वाइफ को पुलिस की तरफ से और कोई परेशानी ना हो इसलिए उसने कन्फेशन दिया था। मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बस एक बिजनेस आइडिया के रूप में देखा था। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, लेकिन ऑर्गन डोनर की तादाद उस मामले में काफी कम है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बिजनेस से काफी पैसा कमाया जा सकता है। फिर तूने इसे अंजाम कैसे दिया? ट्रक ड्राइवर्स का खून करने के बाद हम उनकी बॉडीज को कहीं दफना देते थे या किसी नदी में फेंक देते थे, पर ऐसा करना काफी रिस्की था। और उसी समय मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इन ड्राइवर्स की बॉडीज को फेंकने के बजाय उनके बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाए। ये काफी फायदे का सौदा था। पर आखिर तूने क्लाइंट्स को कैसे ढूंढा? मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहां से। उनके पास पूरे स्टेट में जिन जिन पेशेंट्स को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत थी उन सब की लिस्ट थी। हम पेशेंट्स की डिटेल्स लेते थे और उन्हें ट्रक ड्राइवर्स से मिलवा के देखते थे, और अगर किसी के साथ मैच हो गया तो उसके ऑर्गन्स लगा देते थे। तुमने पिछले 10 सालों में ऐसी कितनी सर्जरीज की हैं? अश्विन शुरुआत में सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा झिझक रहा था, पर अब उसे समझ आ गया था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार उसने मुंह खोला। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, शायद 100 या 200। सच कहूं तो 50 सर्जरीज के बाद मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया था। डॉक्टर अश्विन शर्मा पर रॉबरी,
कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर, सेल ऑफ स्टोलन गुड्स और इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने अश्विन को हे गाइस, क्या आप भी सुनना चाहते हैं कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ? मगर आप उसके लिए पॉकेट एफएम और कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना चाहते, कि हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि जिससे हम इन सभी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले सकें, और हमें स्टोरियाँ भी सुननी है फ्री में, तो टेंशन नहीं लेने का। आपका भाई लेके आया है आपके लिए एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ अवेलेबल रखेंगे। मतलब आपकी डिमांड पर जो भी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो हम लेके आएंगे। कोई लिवाए गए रे हाँ चलें। अरे मोरी मिल गया वीडियो शूट करा तो हैं, कोई यूट्यूब पे डाला तो हैं। सारो तो आ जाए।